हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये अपना ही भारत है। कुछ अपना सा लगा ना? जी, ये वही भारत है जहाँ हम लोग रहते हैं। आज हम इसी इंडिया के साइज के बारे में, इसी इंडिया के लोकेशन के बारे में और इसी चैप्टर के अंदर जो इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशंस है, इंडिया का अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। दुनिया में कई सिविलाइजेशंस हुई, जैसे कि एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन। उसी तरह से एक सिविलाइजेशन हुई थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 5000 साल पुराने भारत हैं। इंडिया ने लास्ट 50 सालों में, आखिर के 50 सालों में बहुमुखी उन्नति की है, मल्टी लेवल ग्रोथ किया है। चाहे हम सोशल लेवल की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिकल लेवल की बात करें, हर तरह से इंडिया ने ग्रो किया है। हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमने मल्टीपल लेवल पर ग्रो किया है। आपने सुना ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में फॉर एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। इंडिया इज़ द कंट्री जिसने 104 सैटेलाइट एक बार लॉन्च करके कीर्तिमान स्थापित किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडस्ट्री के मामले में आज हम लोग इंडस्ट्रियल हब बनते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्यापक ग्रो किया है। इंडिया का वर्ल्ड के हिस्ट्री में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम लोग इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया एक विशाल देश है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और इंडिया का लोकेशन इस ग्लोब पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने ग्लोब के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। याद कीजिए, जब क्लास 4th में आपके टीचर्स ने आपको पहली बार ग्लोब पढ़ाया था। एक राउंड शेप का एक ग्लोब लाया होगा, स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ बताया होगा और उसी में आपको बताया गया होगा कि देखो ये ग्लोब है, हमारी पृथ्वी, हमारा प्लैनेट ऐसा ही दिखता है। उसमें आप बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ इंडिया को ढूंढते होंगे। तो आप उस समय तो लोकेट कर रहे थे, तो अब उसे अगर हमें फिर से रीलोकेट करना है तो कैसे करेंगे? उस ग्लोब के अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस थी। वो इमेजिनरी लाइंस जो एक्चुअली में है नहीं पर हैं, ये देशों को लोकेट करने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपको अभी भी याद होगा। याद कीजिए, आपने इक्वेटर पढ़ा होगा, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा होगा, आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल और प्राइम मेरिडियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दो तरह के लाइंस होते हैं, एक लैटिट्यूडनल लाइंस और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वो लाइन होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और लैटिट्यूडनल लाइंस वो लाइंस होती है जो इक्वेटर के पैरेलल होती है। तो देयर आर वेरियस लैटिट्यूडनल लाइंस एंड वेरियस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो उसी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन से हम किसी भी कंट्री को लोकेट करते हैं। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इस तरह से है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। आप जो ये देख रहे हैं कि मैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो क्या इंडिया का कोई वेस्टर्न पार्ट नहीं है? तो हाँ है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट भी है और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट भी है। बट चूंकि हमारा हिंदुस्तान ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, अब आपको लग रहा होगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ से आ गया? तो पूरे के पूरे प्लैनेट को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। हम
नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो सबसे लंबी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, प्राइम मेरिडियन, उससे ईस्ट वाले साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और उससे वेस्ट वाले साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी तरह से जब हम इक्वेटर पर होते हैं तो इक्वेटर से नॉर्थ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर पर होते हैं। तो दैट इज व्हाई व्हेन आई एम सेइंग 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude, that means India is located in eastern hemisphere, as well as 37 degree 6 minute north latitude to 8 degree 4 minute north latitude. That means India is located in northern hemisphere. More precisely, India is located in northeastern sector. यदि हम इसे पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में कहेंगे तो इट इज़ ट्रू, बट साथ ही साथ इसे मोर प्रिसाइजली हम नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया नदर्न लॉटिट्यूड में भी है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में भी है। एज पर एनसीईआरटी, इंडिया इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा भी कहा जाता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य आते हैं। इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इंडिया के साउथ ईस्ट में ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी काबा रखती है। लक्षद्वीप को कभी लैकेडिवे, मिनिकॉय और एमिनेडिवी भी कहा जाता था। इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कभी इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, जो 2004 के सुनामी में डूब गया। अब दोस्तों हम लोग इंडिया के साइज के बारे में जानेंगे। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया एरिया वाइज पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन वाइज दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि हम देखना चाहेंगे कि इंडिया 7वां कैसे सबसे बड़ा देश है, तो एरिया वाइज सबसे पहला देश रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना प्यारा हिंदुस्तान है। इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का 2.4% है। द टोटल लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर्स and total coastal area of India is 7,516.6 km, including अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, जिसे हिमालय भी कहा जाता है। जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो नॉर्थ और साउथ को अगर कंपैरिजन करें तो साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से साउथ में इंडिया थोड़ा सा सकरा होता चला जाता है। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है। वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच हमारे टाइम में 2 घंटे का लैग है। ये ना समझें कि आपका कोई मित्र, आपका कोई फ्रेंड यदि गुजरात में रहता है और दूसरा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो दोनों की घड़ी में अलग अलग टाइम होगा। नहीं, आपके दोनों फ्रेंड के घड़ी में सेम समय होगा, पर दो सिचुएशन ऑफ सन जो होगा वो अलग होगा। मान लेते हैं कि आपका एक मित्र गुजरात में रहता है और आपका जो दूसरा मित्र है वो अरुणाचल में रहता है। आपने अपने दोनों मित्रों को कॉन्फ्रेंस लगाया और दोनों से बात की और आप खुद भी बात कर रहे हैं, तो आप तीनों दोस्तों के घड़ी में शाम के 6 ही बज रहे होंगे, पर तीनों के सर के ऊपर सूर्य अलग अलग पोजीशन में होगा। ऐसा हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य डूब चुका होगा,
आपके घर में, अगर आप बिहार में रहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपके घर में सूरज डूबने वाला होगा। और हो सकता है कि गुजरात में अभी सूरज की स्थिति डूबने से पहले की है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और ये इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का, दैट मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का एवरेज है। यदि आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो आप 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको लगभग 82 डिग्री 30 मिनट ही कैलकुलेशन निकल के आएगा। इसे ही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है। इंडिया का नॉर्थ और साउथ में जो दिन और रात की स्थिति होती है वो लैटिट्यूड की वजह से भी पड़ती है। अगर आप चेन्नई में रहते हैं या अगर आप कन्याकुमारी में रहते हैं, जो कि इक्वेटर से नज़दीक है, तो वहाँ समय की स्थिति, वहाँ दिन का टाइम, और यदि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ दिन का टाइम, दोनों में अलग अलग अंतर दिखेगा। अब हम लोग इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन देखते हैं। हमारा विश्व के साथ बहुत ही प्यारा संबंध है। प्राचीन समय से ही भारत पूरे दुनिया में अपना डंका बजाते आ रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चाहे हम वेस्टर्न एशिया की बात करें, चाहे ईस्टर्न एशिया, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में एक प्रमुख मुल्क के रूप में, प्रमुख देश के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय भूखंड, इंडियन लैंडमास, एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में और वेस्ट के बीच में आता है। दैट मीन्स इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के पूरी तरह से साउथ में आता है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में 7516.6 किलोमीटर की जो कोस्टल बाउंड्री है, और इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशियन में, इसीलिए हमारे कंट्री को, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम रखा गया है, दैट इज इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी बेहतर होती है कि भारत वेस्टर्न एशिया से, ईस्टर्न एशिया से, साथ ही साथ पूरी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी रखता है। हमारा व्यापार एंशियंट टाइम से ही होता आ रहा है। हम अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ और वेस्टर्न एशिया के साथ शुरू से ही कनेक्टेड थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से, जिसे स्वेज कैनाल भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ एडन रेड सी से होते हुए वाया इजिप्ट आप मेडिटेरेनियन सी तक जा सकते हैं और उसके बाद पूरे यूरोप तक आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस स्वेज कैनाल के खुल जाने से इंडिया की यूरोप के बीच जो दूरी है लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये कब खुला था दोस्तों? ये 1869 में खुला था। याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ कि इसी समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जन्म हुई थी इसी वर्ष में। तो जिस साल महात्मा गांधी की जन्म हुई थी उसी साल स्वेज कैनाल भी खुला था, जो आपको याद रखने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करेगा। भारत का पूरे दुनिया के साथ वर्षों पुराना संबंध है। सिल्क रूट के जरिए इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप तक, अरब तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ईस्टर्न एशिया तक हमारी कनेक्टिविटी थी। समुद्री मार्गों की खोज होने से पहले हमारे देश का ज़्यादातर व्यापार जो है वो ज़मीनी मार्ग से होता था, वाया लैंड रूट होता था। पर 1498 में वास्को ड गामा ने जो जल मार्ग की खोज की, उस वजह से हमारी कनेक्टिविटी यूरोप से वाया सी रूट भी हो गई। 1498 से पहले हमारा ज़्यादातर व्यापार जो है वो लैंड रूट से होया करता था। शुरू से ही हमारे देश में लोगों के आवागमन होते रहे हैं। इंडो ग्रीक्स सबसे पहले लोग थे जो इंडिया आए थे। आपने सुना होगा सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट,
जो भारत आया था। ही वॉज अ पर्सन हु बिलोंग टू मैसेडोनिया विच वर फ्रॉम यूरोप। हमारे देश में और भी कई सारे यात्री आए हैं, जैसे कि हुइंगशांग, फाहियान, इत्सिंग, मैगस्थनीज, इब्न बतूता, इस तरह के और भी कई यात्री हमारे भारत में आए हैं। जब हम किसी मुल्क में जाते हैं या किसी देश से हमारे यहाँ कोई आता है तो अपने साथ अपने थॉट्स, अपने गुड्स, हम वो सारी चीज़ें भी अपने साथ ले जाते हैं और लेकर आते हैं। भारत का जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, ईस्टर्न एशिया के साथ, सदर्न एशिया के साथ जब कनेक्टिविटी रही, जो कि अद्भुत कनेक्टिविटी थी, तो उस माध्यम से इंडिया के उपनिषद, इंडिया के रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत के डेसिमल सिस्टम, इंडिया की न्यूमेरिक सिस्टम पूरी दुनिया भर में फैले। मैं आपको याद करने के लिए ये बता देता हूँ कि 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं। भारत से ट्रेड में स्पाइसेस, मसलिन जो कि सॉफ्ट कॉटन कहलाता है, यानी मलमल के कपड़े, उसका भी पूरी दुनिया में ट्रेड होता था। ग्रीक स्कल्पचर का और वेस्टर्न एशिया के स्कल्पचर का आप इंडिया में जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं। चाहे आप प्रेसिडेंट हाउस को देखें, चाहे आप साउथ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को देखें, या फिर आप मद्रास के हाई कोर्ट को देखें, या फिर आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को देखें। अब दोस्तों हम इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया का साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद बाइफर्केशन हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, जो अक्टूबर 31, 2019 से इफेक्ट में आया। जनवरी 26, 2020 को दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसलिए अब इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम लोग अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में जानेंगे। इंडियन लैंड के नॉर्थ वेस्टर्न में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान है। ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है। साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स है। इंडिया का अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कुछ खट्टा मीठा अचार जैसा रिश्ता है, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब। समय समय पर ये चीज़ें हम देखते ही आ रहे हैं। अब हम लोग इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। इंडिया का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अगस्त 17, 1947 को सर साइरल रैडक्लिफ के द्वारा पब्लिश किया गया था। द रैडक्लिफ लाइन वॉज द बाउंड्री demarcated line between the Indian and Pakistani portions of the Punjab and Bengal provinces of British occupied India। आप लोगों ने LOC के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के कुछ इंट्रूडर्स ने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर अटैक कर दिया था। तब महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 26 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया, यानी कि भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। उस समय जब पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने इंडिया पर अटैक किया था तो कुछ समय तक लड़ाई चली थी। लड़ाई चलने के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन गए थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन दिया था और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की सेना जहां पर थी वहीं पर रुक जाएगी और उस लाइन को सीज फायर लाइन कहा गया। सीज फायर लाइन को शिमला एग्रीमेंट 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया।
तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज ए डिमार्केटेड लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम लोग इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तिब्बत और इंडिया के बीच में सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में सिमला कन्वेंशन करके ब्रिटेन और तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक लाइन खींची थी जिसे मैकमोहन लाइन कहा गया। सर हेनरी मैकमोहन was the chief negotiator between the border lines of India and Tibetan representatives। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो छोटा सा समुद्री रास्ता है उसे पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक जलडमरू भी कहा जाता है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सेम बॉर्डर है जो सर रेडक्लिफ ने खींचा था, क्योंकि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इसके अलावा हमारा बॉर्डर भूटान के साथ लगता है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से। म्यांमार का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। अपने भारत के बारे में हम जितना भी जानें, जितना भी सीखें, कम ही है। अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ एक बात से, जननी जन्मा भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को खूब प्यार दें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी किसी भी बात को आपको कहना हो तो आप कमेंट में लिखें। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।